दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे निरंतर चलती रहेगी, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। ओके, तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 51 है। ओके, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी उपाली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनंद। ठीक है, गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पर ही संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी। अगला हमारा कुछ गौतम बुद्ध से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? प्रिय शिष्य का क्या नाम था? प्रिय शिष्य का नाम आपसे पूछा जाए तो आनंद। ठीक है, आनंद। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य का क्या नाम था? प्रधान शिष्य क्या नाम था? तो आप बताइएगा उपाली। ठीक है, ये इनके प्रधान शिष्य थे। कौन? उपाली। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो आप बताइएगा चेतक। ठीक है, चेतक। अगला हमारा, गौतम बुद्ध के सारथी या मित्र का क्या नाम था? तो अब बताइएगा चन्ना। ठीक है, चन्ना नाम था। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ कहाँ पर है? तो यह आपके बनारस में। ठीक है, बनारस में। अगर आपसे यह पूछा जाए प्रथम उपदेश किस भाषा में इन्होंने दिया था? अगर आपसे पूछा जाए किस भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिए थे, तो पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। अगला, अगर आपसे पूछा जाए इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु थी। कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ओके, अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य कौन से हैं? 4 दृश्य कौन से हैं? ये क्रम से हैं। ठीक है, क्रम से। इन्होंने क्या क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। अगला हमारा मृत व्यक्ति और अगला हमारा सन्यासी व्यक्ति। ठीक है, इन्होंने गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। ओके, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी होत्रु, ऑप्शन सी अधर्व्यु, ऑप्शन डी उद्गाता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होत्रु। ठीक है, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने वेद हैं? हमारे कुल कितने वेद हैं? कुल कितने वेद हैं? तो आप बताइएगा 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद
यजुर्वेद, यजुर्वेद और अगला हमारा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण वेद थे। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है तो होत्रु। अगला सामवेद के ज्ञातों के क्या कहा जाता है, उद्गाता। ठीक है, सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता कहा जाता है। अगला यजुर्वेद के ज्ञातों को क्या कहा जाता है तो अथर्वयु। ठीक है, अथर्वयु। अगला अथर्ववेद यजुर्वेद के ज्ञाता को अथर्वयु कहा जाता है। अगला अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है तो ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद, और सबसे नया वेद कौन सा है तो अथर्ववेद। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से 16 महाजनपद में से ऐसे कितने महाजनपद थे जिनमें से गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, 2 ऐसे महाजनपद थे जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जनता का राज। ठीक है, जनता द्वारा चुने गए राजा को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। कौन कौन से राज्य महाजनपद थे वो भी तो वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद। ठीक है, ये मल्ल महाजनपद और वज्जी महाजनपद ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था थे यहाँ पे। ठीक है, अगला हमारा महाजनपद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाजनपद, 2 राज्यों में 2 महाजनपद में तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और 14 महाजनपद में राजतंत्र था। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था जहाँ पे राजा का शासन होता था। ठीक है, ओनली राजा का शासन। और यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था में यहाँ पे जनता का शासन होता था। ठीक है, जनता द्वारा चुने गए नेता जाते थे। ओके, अगला हमारा है, अगर आपसे पूछा जाए 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद कहाँ पे स्थित है तो यह गंगा घाटी में स्थित है। ठीक है, 16 महाजनपद में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित है। ठीक है, गंगा घाटी में स्थित थे। 16 महाजनपद में से 10 जो महाजनपद है वो गंगा घाटी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म के किस पुस्तक से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है तो बौद्ध धर्म के अंग उत्तर निकाय बौद्ध धर्म के अंग उत्तर निकाय से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख मिलता है किससे तो अंग उत्तर निकाय से। अगला, अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के किस पुस्तक से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है तो जैन धर्म के भगवती सूत्र से। ठीक है, भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है किससे, भगवती सूत्र से। ओके, अगर आपसे पूछा जाए 16 महाजनपद में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था, 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था। ठीक है, कौन सा महाजनपद था तो आप बताइएगा मगध। ठीक है, मगध 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक सर्वशक्तिशाली मगध महाजनपद था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, श्रीगुप्त ने
महाराज की उपाधि धारण की थी। और यही सवाल पूछा जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगला हमारा चंद्रगुप्त प्रथम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो कुमार देवी, ठीक है। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी, तो यह लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगला, अगर आपसे पूछा जाए गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, ठीक है। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया। अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं व राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के और श्री सिक्के किसने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के, और अगला हमारा है विवाह प्रकार के सिक्के, और अगला हमारा श्री सिक्के। ये इतने सिक्के किसने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। उनके द्वारा सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए गए थे, और राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के और श्री सिक्के किसने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सिकंदर भारत में कुल कितने माह तक निवास किया था। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 19 माह, ऑप्शन सी 16 माह, ऑप्शन डी 18 माह। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19 माह तक, ठीक है। सिकंदर भारत में कुल 19 माह तक निवास किया था। अगला हमारा कुछ सिकंदर से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो 356 ईसा पूर्व में, ठीक है। 356 ईसा पूर्व में। यह मकदूनिया का शासक कब बना था, मकदूनिया का शासक कब बना था, तो अब बताएगा 359 ईसा पूर्व में, ठीक है। 359 ईसा पूर्व में। अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, तो अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। अगला, सिकंदर के प्रधान सेनापति का क्या नाम था, ठीक है, प्रधान सेनापति का क्या नाम था, तो सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर इसका प्रधान सेनापति था, ठीक है। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए कि झेलम एवं हाइडा स्पीच का युद्ध किस वर्ष लड़ा था सिकंदर द्वारा 326 ईसा पूर्व में झेलम या हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। युद्ध लड़ा गया था। यह किसके किसके बीच हुआ था, तो राजा पोरस व सिकंदर के बीच, ठीक है। सिकंदर के बीच, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पोरस राज्य किन दो नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। पोरस राज्य किन दो नदियों के मध्य स्थित है, किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो अब बताइएगा झेलम नदी और चिनाब नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। चिनाब नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था, सिकंदर की मृत्यु किस वर्ष हुआ था, तो बताएगा 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। यह बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। बेबीलोन में ज्वर के कारण, ठीक है, बुखार के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। किसके कारण, तो बुखार के कारण। कहाँ पे हुआ था, तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुआ था। अगर आपसे पूछा है सिकंदर भारत से वापस कब गया, सिकंदर भारत से वापस
कब गया? तो अब बताइएगा 325 ईसा पूर्व में, ठीक है, 325 ईसा पूर्व में। इतने हमारे सिकंदर से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से स्वर्ण मुद्रीकरण योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरुआत किया गया था? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2019। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2015, ठीक है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में चलाई गई थी। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2015 को चलाया गया था। अगला स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को चलाया गया था। अगला सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को चलाया गया था। अगला डिजिटल इंडिया योजना 1 जुलाई 2015 को चलाया गया था। अगला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को चलाया गया था। अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को चलाया गया था। अगला उजाला योजना 5 जनवरी 2015 को चलाया गया था। अगला प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को चलाया गया था। अगला प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना 2015 को चलाया गया था। ये हमारे कुछ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आप इसे जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नेपाल भारत के कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक है। नेपाल भारत के कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं वो भी? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। कुल 5 राज्यों के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करता है भारत के राज्यों के साथ। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि नेपाल भारत के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? कुल कितने किलोमीटर के? तो आप बताइएगा 1751, ठीक है। 1751 किलोमीटर का अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। नेपाल भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है, स्थित है। अगला है, अगर आपसे पूछा जाए नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है, काठमांडू है। अगला हमारा, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा तो नेपाली रुपया, ठीक है, नेपाली रुपया। अगला, नेपाल की संसद का क्या नाम है? ठीक है, नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली। ये इसका इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम होगा राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल। अगला प्रश्न बनता है, अगर आपसे पूछा जाए नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी कौन है? तो करनाल नदी, ठीक है, करनाली नदी, थोड़ी करनाली नदी, जिसे भारत में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे भारत में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए नेपाल के साथ नेपाल ब्रिटेन मैत्री संधि कब हुआ था? नेपाल ब्रिटेन मैत्री संधि कब हुआ था? तो अब बताइएगा 21 दिसंबर 1923 को, ठीक है, 21 दिसंबर 1923 को, ठीक है,
नेपाल के साथ नेपाल ब्रिटेन मैत्री संधि 21 दिसंबर 1923 को हुआ था। यह दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न बनता है, अगर आपसे पूछा जाए नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन से है? नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ये जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अगर पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। ठीक है, ऊंची चोटी यही है। अगर आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट की कुल कितने मीटर ऊंचा है तो 8848.86 मीटर ऊंचा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा। ठीक है, सागर माथा ठीक है, सागर माथा। अगर आपसे पूछा जाए किस जिले में स्थित है, नेपाल के किस जिले में स्थित है तो सोलोखुम्बु जिले में। ठीक है, सोलोखुम्बु जिले में। ठीक है, खुम्ब जिले में, नेपाल के सोलोखुम्बु जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा बनता है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि सम्मान किस वर्ष टी बाला सरस्वती को प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1957। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1973 में। ठीक है, टी बाला सरस्वती को संगीत कला निधि सम्मान 1973 को प्रदान किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए टी बाला सरस्वती इन्हें पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ था? पद्म भूषण किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1957 को। अगला, पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? तो 1977 को। ठीक है, पद्म विभूषण 1977 को प्राप्त हुआ था। अगला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1954 में। 1954 नहीं होगा, 1955। ठीक है, 1955 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1955 में। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है तो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगले हमारे कुछ भरतनाट्यम से संबंधित महत्वपूर्ण, जैसे कि मालविका सरुक्कई। अगला, प्रतिभा प्रहलाद। अगला, यम के सरोजा। अगला, मीनाक्षी चितरंजन। और अगला, के कल्याण सुंदरम पिल्लई। ठीक है, सुंदरम पिल्लई। ये हमारे कुछ भरतनाट्यम से प्रमुख व्यक्ति थे। कौन कौन? मालविका सरुक्कई, प्रतिभा प्रहलाद, एम के सरोजा, मीनाक्षी चितरंजन और के कल्याण सुंदरम पिल्लई। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जो कि हमारे भरतनाट्यम से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कालीबंगा
किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा बनता है प्रश्न इनसे कि घग्गर नदी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह स्थित है। अगला, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? कालीबंगा की खोज, कालीबंगा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अमलानंद घोष द्वारा। ठीक है, ये अमलानंद घोष द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले कालीबंगा से? कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जैसे कि जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य। अगला हमारा बेलनाकार मुहरे। अगला सात आयताकार अग्निकुंड एवं अग्निवेदिकाएं। ठीक है, और कालीबंगा के भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण कालीबंगा से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार को कंपनी के राजनीतिक मामलों पर अधिक नियंत्रण देने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए 1784 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 के अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 के अधिनियम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1984 के अधिनियम। ठीक है, 1984 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सरकार द्वारा कंपनी के राजनीतिक मामलों पर अधिक नियंत्रण देने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया था। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है जैसे कि 1784 से संबंधित। ठीक है, 1784 के एक्ट के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे? ठीक है, कंपनी के वाणिज्यिक मामलों पर नियंत्रण के लिए वाणिज्यिक मामलों पर नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया था। ठीक है, डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया था। यह 1784 के एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था। अगला, कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, अलग अलग कर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? तो 1784 के एक्ट के द्वारा। अगर ऐसे पूछा जाए 1784 का एक्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो उस समय ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। तो 1784 का एक्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा यह एक्ट प्रस्तुत किया गया था। और इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, 3 कर दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। ठीक है, 1784 के एक्ट के द्वारा यह सब कार्य किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से छपेली लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में छपेली लोक नृत्य मनाया जाता है। और कौन कौन से महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य अगला हमारा है छत्रारी लोक नृत्य, राक्षस लोक नृत्य, डांगी या घुरई लोक नृत्य। ठीक है, घुरई लोक नृत्य। और अगला है सिकरी लोक नृत्य। और अगला नाती लोक नृत्य। ठीक है, नाती लोक नृत्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में मनाता है। ठीक है, दोनों राज्यों में मनाया जाता है। नाती लोक नृत्य को 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रमाणित किया गया था। ठीक है, नाती लोक नृत्य को 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रमाणित किया गया था। ठीक है, रिकॉर्ड में प्रमाणित किया गया था। ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे? गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, गोरखपुर सुनकर उत्तर प्रदेश मार देंगे, लेकिन ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हरियाणा में स्थित है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जैसे कि तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला मद्रास न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। अगला कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कैगा, तो कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। अगला हमारा है वुटका। ठीक है, वुटका न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मंडला। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। कौन सा? वुटका न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर स्टेशन से जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से इंग्लैंड से डेप्थ टू इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। ठीक है, और कौन कौन सी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। अगला द स्टोरी ऑफ माई डिवोटेशन। ठीक है, डिवोटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि
ऑटोबायोग्राफी ऑफ एंड अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। अगला, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक अरुंधति राय। अगला, सेक्रेड गेम पुस्तक। अगला, रेड ए अर्थ एंड पॉरिंग रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद। अगला, ब्लैक रोज एंड एक्सिस्टेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम। ठीक है, ब्लैक रोज एंड एक्सिस्टेंस पुस्तक के लेखक अमृता प्रीतम है। अगला, द कॉमेडी ऑफ एररस पुस्तक के लेखक मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक सौरभ गांगुली हैं। अगला, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। ये हमारे कुछ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से साहित्य में नोबेल पुरस्कार किस अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए स्वीडिश अकादमी, ऑप्शन बी नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ऑप्शन सी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडिश अकादमी द्वारा। ठीक है, स्वीडिश अकादमी द्वारा साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा। ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला हमारा, अगर पूछा जाए भौतिकी, रसायन विज्ञान और आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस संस्था द्वारा भौतिकी, रसायन शास्त्र और रसायन विज्ञान और आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड के। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नहार्ड द्वारा डायनामाइट के आविष्कार किया गया था। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। ठीक है, आविष्कार किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए नोबेल पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? तो यह हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से 21 जनवरी को किस राज्य द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। ठीक है, 21 जनवरी को मेघालय अपनी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और कौन कौन से हैं राज्य? जैसे कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, ये तीनों राज्य अपनी स्थापना दिवस 21 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है, 21 जनवरी को ही अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। जनवरी में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं? जैसे कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता दिए हैं, ये आपके रिपीट के लिए। ठीक है, ये आपके रिवीजन है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। अगला 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। अगला 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अगला 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस।
राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस। अगला 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और अगला हमारा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। और अगला हमारा लास्ट है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, कुष्ठ रोग दिवस। ये हमारे जनवरी में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ओके, अगला प्रश्न आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के लिए। तो निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रस्तुति को भोगा कहा जाता है? ऑप्शन ए बगरुम्बा लोक नृत्य, ऑप्शन बी कली गोपाल लोक नृत्य, ऑप्शन सी अंकिया नाट लोक नृत्य, ऑप्शन डी कोनाई लोक नृत्य। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से तैयारी करें। ठीक है, जय हिंद।